हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पार्ट 6, जिसमें हम पढ़ेंगे फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चंस 100% एग्जाम्स में आता है। आप आज की क्लास को बहुत ध्यान से पढ़िए ताकि आप कम से कम 3 से 4 नंबर प्रॉपर सिक्योर कर सकें। इससे पहले हमने जो पहले 5 पार्ट्स करे थे उसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट इज मीन्ड बाय द शेयर्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, व्हाट आर द एंट्रीज रिलेटेड टू इशू ऑफ द शेयर्स फॉर कैश एंड अदर देन कैश। वो सारे टॉपिक्स हमने पूरे सिस्टमैटिक वे में पढ़े थे। जो भी बच्चे आज नए आए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंपनी अकाउंट की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाकर आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। व्हाट इज मीन्ड बाय द फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है? When shareholder is not able to pay their dues, then company has a right to forfeit their shares. Forfeit means cancellation of shares. So we can say forfeiture of shares means cancellation of the shares for the non-payment of the calls due. जब शेयर होल्डर अपने कॉल्स को पे नहीं कर पाता तो कंपनी के पास राइट होता है कि वो उनके शेयर्स को फॉरफीट कर सके। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर हमने कंपनी ने शेयर्स को फॉरफीट किया है तो जो भी अमाउंट शेयर होल्डर ने पे किया है अब तक, क्या वो कंपनी उसे लौटाएगी? नहीं, वो भी अपने पास उसे जब्त कर लेगी, फॉरफीट कर लेगी। देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान के चलिए हमने एक कार इंस्टॉलमेंट पे परचेज करी। टोटल इंस्टॉलमेंट्स थी हमारे पास 20 इंस्टॉलमेंट्स। ए ने कार परचेज करी इंस्टॉलमेंट पे और ए ने उसमें से 10 इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी। 10 इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी, बट ए फेल टू पे देयर 11th इंस्टॉलमेंट, 12th इंस्टॉलमेंट एंड 13th इंस्टॉलमेंट। ए ने 11th, 12th एंड 13th इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया तो बैंक वाले उसकी कार को फॉरफीट कर लिए। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, क्या जो ए ने 10 इंस्टॉलमेंट पे करी थी, क्या बैंक वाले वो अमाउंट लौटाएंगे? नहीं लौटाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि जब भी हम शेयर्स फॉरफीट करते हैं, कंपनी शेयर्स फॉरफीट करती है, तो जो भी अमाउंट शेयर होल्डर ने पे किया होता है उसे कंपनी फॉरफीट कर लेती है। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री क्या होती है? आज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट पार। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे इशूड एट पार। शेयर्स पार पे इशू हुए थे। आपको पता है शेयर्स पार पे भी इशू हो सकते हैं और प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। यहां पर हमारी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट कॉल्ड अप। जितना भी अमाउंट शेयर होल्डर कंपनी ने अभी तक कॉल्ड अप किया है उससे हम शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो उस टाइम में हम कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी की कैपिटल इंक्रीज हो रही है और कैपिटल इंक्रीज होने के बाद हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। बट जब हम शेयर्स को फॉरफीट कर रहे हैं तो कंपनी की कैपिटल रिड्यूस हो रही है, इस कारण से हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। और यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड, जितने शेयर्स हमें फॉरफीट करने हैं मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर, कि कंपनी ने किस कॉल के बाद शेयर्स फॉरफीट करें। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कार वाला। देखो कार वाला एग्जांपल इस टॉपिक से सिर्फ आपको समझाने के लिए है,
उसका कोई लिंक नहीं है इस टॉपिक से, बट वो उसके थ्रू इस एंट्री को हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट्स थी? 20 इंस्टॉलमेंट्स। बट बैंक वालों ने कितनी इंस्टॉलमेंट के बाद कार को फॉरफीट किया है? 13th इंस्टॉलमेंट के बाद। तो यहां पर कंपनी ने कितना कॉल्ड अप कैपिटल किया है? 13 इंस्टॉलमेंट्स। तो उसी तरीके से आपको यहां पे ध्यान रखना है कि जिस भी कॉल के बाद हम शेयर्स को फॉरफीट कर रहे हैं वहां तक की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं शेयर कैपिटल में। क्लियर? टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जितना भी शेयर होल्डर ने अमाउंट पे कर दिया, एंड टू कॉल्स इन एरियर विद अनपेड अमाउंट। तो आपकी फॉरफीचर की बहुत सिंपल एंट्री है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर। शेयर कैपिटल इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल, whereas share forfeiture account is credited by paid up value and calls in arrear is credited by unpaid amount। इसको, इस पॉइंट को, जो हमने ये पॉइंट समझा, इसको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो। देखो, XYZ issued 5000 equity shares of 10 each at par payable on application 2 rupees per share, on allotment 3 rupees per share, on first call 3 rupees per share and on second and final call 2 rupees per share। मैंने आपको हमेशा बोला है, सबसे पहले आप एक अपनी लाइन में इस क्वेश्चन को लिखोगे, 5000 shares of 10 each, 2 rupees on application, 3 on allotment, 3 on first call and 2 on final call। Mr. X who was allotted 40 shares, Mr. X को हमने 40 शेयर्स अलॉट करे हैं, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। देखो, कुछ केसेस मैंने बनाए हैं ताकि आपको क्वेश्चंस को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। मिस्टर एक्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। एक्स ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी। अब अलॉटमेंट मनी पे ना करने पे कंपनी ने उनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। तो यहां पर आप ध्यान से समझिए, यहां पे कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हुई है? कॉल्ड अप कैपिटल हुई है ओनली अलॉटमेंट मनी तक, दैट इज इक्वल टू 5 रुपीज। ठीक, 5 में से एक्स ने कितना अमाउंट पे किया है? 2 रुपीज। कितना पे नहीं किया? 3 रुपीज। तो हमारी एंट्री क्या होगी बेटा? हमारी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40 इंटू 5 कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल कितनी होगी? 200 रुपीज। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट हाउ मच? जितना अमाउंट एक्स ने पे कर दिया। एक्स ने कितना अमाउंट पे किया है? 2 रुपीज पे किया है, यानी डेट इज 80 रुपीज पे किया है। एंड 2 कॉल्स इन एरियर, जितना अमाउंट एक्स ने पे नहीं किया, कितना अमाउंट पे नहीं किया? 40 इंटू 3, अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, 120 रुपीज। तो हमारा क्वेश्चन का कंसेप्ट बिल्कुल सीधा है कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विद कॉल्ड अप कैपिटल। किस कॉल के बाद हम शेयर्स को फॉरफीट कर रहे हैं? 40 इंटू 5। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जितना पे कर दिया, 40 इंटू 2, 80 रुपीज। टू कॉल्स इन एरियर, 40 इंटू 3, 120 रुपीज। क्लियर? केस नंबर 2 देखते हैं। मिस्टर एक्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। क्वेश्चन वही है हमारा कि 5000 शेयर्स थे, 10 रुपीज का शेयर था, 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। मिस्टर एक्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, एक तो उन्होंने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल, और जब उन्होंने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब यहाँ पे हमने क्या फाइनल कॉल कॉल्ड अप करी है? नहीं,
तो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी बेटा? 2 + 3 5 + 3 8। तो हमारी एंट्री क्या होगी? हमारी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40 × 8 320 रुपीज। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इसमें से उन्होंने कितना पे किया है? 2 रुपीज पे किया है, 80 रुपीज। टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट कितना पे नहीं किया? अब की बार इन्होंने ना अलॉटमेंट मनी पे करी और ना ही फर्स्ट कॉल पे करी, तो इन्होंने कितना पे नहीं किया? 6 रुपीज पे नहीं किया, जो आपका कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा 240। क्लियर? एक और केस देखते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट अच्छी तरीके से हमें क्लियर हो। अब थर्ड केस में उन्होंने क्या कहा है? मिस्टर एक्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फाइनल कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। मिस्टर एक्स ने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी और जैसे ही उन्होंने फाइनल कॉल भी पे नहीं करी, उनके शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए। देखो यहां पर 10 रुपीज का शेयर, 2 + 3 + 3 + 2। अब कंपनी ने फाइनल कॉल तक अमाउंट कॉल्ड अप कर लिया। तो कितना कॉल्ड अप कर लिया? पूरा 10 रुपीज कॉल्ड अप कर लिया। उसमें से एक्स ने ना तो फर्स्ट कॉल पे करी और ना ही फाइनल कॉल पे करी है, और फाइनल कॉल के बाद उनके शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40 × 10, पूरा अमाउंट कॉल्ड अप हो चुका है 400। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट हाउ मच? 40 × 5 200, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन भी पे कर दी और अलॉटमेंट भी पे कर दी। तो टोटल कितने रुपीज पे करे उन्होंने? 5 रुपीज। एंड टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर कितना अमाउंट पे नहीं किया? ना तो उन्होंने फर्स्ट कॉल पे करी और ना ही उन्होंने फाइनल कॉल पे करी, यानी 3 + 2 5 रुपीज उन्होंने पे नहीं किए। तो 200 रुपीज आपका कॉल्स इन एरियर। तो आपने इन 3 केस में देखा कि जब भी हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं वो हम करते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, यानी किस कॉल के बाद हम शेयर्स को फॉरफिट करने जा रहे हैं। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, उसमें से शेयर होल्डर ने कितना अमाउंट पे कर लिया और ये अमाउंट कंपनी क्या कर लेती है? फॉरफिट कर लेती है। कंपनी के लिए ये प्रॉफिट की फिगर होती है, कैपिटल गेन होता है। टू कॉल्स इन एरियर, जितना भी अमाउंट शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। इज इट क्लियर? कंफर्म? अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है, जो भी शेयर फॉरफीचर का अमाउंट होता है, जो भी अमाउंट शेयर्स फॉरफिटेड का होता है, अगर ये शेयर्स री इश्यू नहीं किए जाते तो हम इस अमाउंट को बैलेंस शीट में ऐड कर देते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल में, यानी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज एडेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट अंडर द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इज इट क्लियर? चलिए अब इससे आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। अगर कंपनी शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है तो क्या उसको संभाल के रखेगी? अगर बैंक वाले कार उठा के ले गए तो क्या उस कार को सजा कर रखेंगे अपने पास? नहीं, उस कार को रीसेल कर देंगे। उसी तरीके से जो शेयर्स कंपनी फॉरफिट कर लेती है उसको आगे फर्दर री इशू कर देती है। डेट इज कॉल्ड री इशू ऑफ शेयर्स। Reissue of shares can be at par, premium और डिस्काउंट। सर पार का मीनिंग क्लियर है, पार आपने बताया था, प्रीमियम क्लियर है, पर सर शेयर डिस्काउंट पे कैसे री इशू हो सकते हैं? आपने तो कहा था कि शेयर्स कैन बी इशूड आइदर एट पार और प्रीमियम, शेयर्स नेवर बी इशूड एट डिस्काउंट। बेटा मैं आज भी वही बात कह रहा हूं कि शेयर्स नेवर बी इशूड एट डिस्काउंट बट शेयर्स कैन बी री इशू। यहां पे क्या है? री इशू है।
अब री इशू में भी कुछ कंडीशंस है, वो अभी हम आगे टॉपिक में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं इफ शेयर्स आर री इशूड एट पार। अगर हमने शेयर्स को पार पे री इशू किया है, पार पे री इशू का मतलब क्या होता है? पार पे री इशू का मतलब होता है री इशू प्राइस। जो री इशू प्राइस है दिस इज इक्वल टू पेड अप वैल्यू। ये किसके इक्वल होगी? दिस इज इक्वल टू पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू का मतलब क्या होता है? पेड अप वैल्यू का मतलब होता है आप शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने अमाउंट से क्रेडिट करोगे। शेयर कैपिटल को कितने अमाउंट से क्रेडिट करोगे। अगर पेड अप वैल्यू इज इक्वल टू री इशू प्राइस, इट मींस शेयर्स आर इशूड री इशूड एट पार। देखो ध्यान से समझना, थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, बट एक बार समझने के बाद ये टॉपिक बहुत आसान है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती। ध्यान से समझिए इस पॉइंट को। देखो अगर उन्होंने कहा है कि एक्स लिमिटेड री इशूड 40 शेयर्स, जो उन्होंने फॉरफिट करे थे पिछले क्वेश्चंस में, 40 शेयर्स को री इशू किया है एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर, 8 पेड अप। वर्ड क्या है? 8 पेड अप। 8 पेड अप का मतलब क्या है? शेयर कैपिटल इज क्रेडिटेड बाय ₹8। मान लो वो शेयर था आपका 10 रुपए का, बट 8 पेड अप है, इसका मतलब शेयर कैपिटल जो है क्रेडिटेड होगी 8 रुपीज से, और 2 रुपए आपसे कंपनी फ्यूचर में मंगवाएगी। अगर वर्ड यहां पे लिखा है फुल्ली पेड अप, वर्ड क्या है? लिखा हो फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब कंपनी आपसे फ्यूचर में कोई भी अमाउंट नहीं मंगवाएगी। इस वैल्यू को ध्यान से देखिएगा कि अगर आपको 10 रुपीज का शेयर है, 8 पेड अप लिखा है, इसका मतलब फ्यूचर में आपसे 2 रुपीज वो कंपनी मंगवाएगी। बट अगर लिखा है फुल्ली पेड अप, इसका मतलब कंपनी फ्यूचर में आपसे कोई भी अमाउंट नहीं मंगवाएगी। ठीक है। अब हमारा जो पॉइंट था वो क्या था कि हमने 8 रुपीज पर शेयर में री इशू किया है और पेड अप वैल्यू भी कितनी है आपकी? 8 रुपीज है। तो री इशू प्राइस इज इक्वल टू पेड अप वैल्यू। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 40 इंटू 8 री इशू प्राइस, दिस इज इक्वल टू 320 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40 इंटू 8, पेड अप वैल्यू भी आपको 8 बताई हुई है, तो 320। यहां पर आपका री इशू प्राइस पेड अप वैल्यू के इक्वल है, सो वी कैन से शेयर्स आर री इशूड एट पार। क्लियर? सेकेंड पॉइंट आता है एट प्रीमियम। व्हेन री इशू प्राइस इज मोर देन पेड अप वैल्यू। अगर री इशू प्राइस जो है वो पेड अप वैल्यू से ज्यादा है, तो वी कैन से शेयर्स आर री इशूड एट प्रीमियम। इसे हम कहते हैं शेयर्स प्रीमियम पे री इशू हुए। जैसे हमारा क्वेश्चन पिछला एग्जाम्पल, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं कि कंपनी कंपनी ने री इशू करे हैं 40 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹12 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। अब देखो फुल्ली पेड अप वैल्यू कितनी है आपकी? 10 रुपये, पर री इशू कितने में कराएं? 12 रुपये में। तो 12 ज्यादा है ना 10 से, तो हमारे को कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे? 2 रुपीज का। और इसे हम क्या कहते हैं? हमने प्रीमियम पे री इशू किया। तो हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 40 इंटू 12, जितना भी हमारा री इशू प्राइस है, बैंक अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट रिसीव्ड एज री इशू। हमने कितना री इशू लिया है? 12 रुपीज। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40 इंटू 10 विथ पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू आपको बताई होगी, 8 पेड अप है, 9 पेड अप है या फुल्ली पेड अप है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम,
जितना भी पेड अप से ज़्यादा प्राइस हमने लिया, यहाँ पे पेड अप वैल्यू थी 10, हमने री इशू किया 12 में, तो कितना सिक्योरिटी प्रीमियम है? 2 रुपीज़। तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 40 इंटू 2। क्लियर? अब पॉइंट आता है कि सर अगर पेड अप वैल्यू नहीं बताई हुई होती, व्हेन पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज नॉट गिवन, वी एज्यूम पेड अप वैल्यू इज इक्वल टू कॉल्ड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू को हम किसके इक्वल एज्यूम कर लेते हैं? कॉल्ड अप वैल्यू के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है री इशूड एट डिस्काउंट। अब ये कंसेप्ट आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू 100% गारंटी है आएगा। री इशूड एट डिस्काउंट मीनिंग क्या हो गया? मीनिंग तो हमें क्लियर है कि री इशू प्राइस जो है, री इशू प्राइस इज लेस देन पेड अप वैल्यू। री इशू प्राइस जो है वो पेड अप वैल्यू से कम होता है, यानी पेड अप वैल्यू ज़्यादा होगी, री इशू प्राइस कम होगा। मान के चलिए हमने 40 शेयर्स को री इशू किया, 40 शेयर्स री इशूड एट ₹9 पर शेयर, 9 पर शेयर, ठीक है, फुल्ली पेड अप। अब यहाँ पे फुल्ली पेड अप वैल्यू कितनी है? 10। री इशू कितने में किया है? 9 में। तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू, डिस्काउंट का अमाउंट कितना हो जाएगा? 1 रुपीज़। पहले तो एंट्री को समझते हैं, बाद में इस कंसेप्ट को समझेंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 40 इंटू 9, कितना अमाउंट हमने रिसीव किया है? 9 रुपीज़। जो भी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है डेट इज डेबिटेड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, उसको हम कहाँ पे डेबिट कर देते हैं? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, यानी 40 इंटू 1, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए लॉस है और ये लॉस एडजस्ट किया जाता है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से। जब हमने फॉरफिट करा था तो हमने फॉरफिट अकाउंट को क्रेडिट किया था, यहाँ पे फॉरफिट अकाउंट को डेबिट करते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40 इंटू 10। इज इट क्लियर? कंफर्म? अब पॉइंट आता है कि सर हम शेयर्स को डिस्काउंट पे कैसे री इशू कर सकते हैं? जब भी शेयर्स को डिस्काउंट पे री इशू करते हैं तो यहाँ पे कंपनी ने एक क्लॉज डाल रखा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो होगा इज इक्वल टू फॉरफिटेड अमाउंट ऑन शेयर्स। उन शेयर्स पे जितना अमाउंट हमने फॉरफिट कर लिया उतना ही हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे मैं आपको पीछे लेके चलता हूं समझाने के लिए। अब हमने यहाँ पे कितना अमाउंट फॉरफिट किया था? हमने यहाँ पे फॉरफिट किया था 2 रुपीज़। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट भी हम 2 रुपीज़ दे सकते हैं। इसका मतलब देखो, मैक्सिमम डिस्काउंट अगर हम जो री इशू पे दे सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑन री इशू, री इशू पे जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो 2 रुपीज़ होगा। कितना होगा? 2 रुपीज़, ठीक है। और मिनिमम री इशू प्राइस, मिनिमम री इशू प्राइस, मिनिमम री इशू प्राइस जो होगा वो 10 माइनस 2 डेट इज 8 रुपीज़ होगा। यानी हम 8 रुपीज़ से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं, 8 रुपीज़ से कम पे हम शेयर्स री इशू नहीं कर सकते। अब देखो ना, यहाँ पे ध्यान से समझो, 2 रुपीज़ हमने पहले फॉरफिट कर लिए थे, मैक्सिमम डिस्काउंट हम 2 रुपीज़ दे सकते हैं, यानी मिनिमम री इशू प्राइस कितना हो गया? 8 रुपीज़। तो अब हमारे शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 10 रुपीज़। हम 8 रुपीज़ मिनिमम री इशू प्राइस है, 8 रुपीज़ से पर शेयर्स री इशू कर सकते हैं, 8 से ज़्यादा पे री इशू कर सकते हैं, पर 8 से कम पे री इशू नहीं कर सकते। जैसे हमारा नेक्स्ट पॉइंट में हमें पता है हमने कितना अमाउंट फॉरफिट किया था, 5 रुपीज़ पर शेयर। तो मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितना दे सकते हैं? 5 रुपीज़।
तो मिनिमम री इशू प्राइस कितना होगा? मिनिमम री इशू प्राइस होगा वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस मैक्सिमम डिस्काउंट। क्लियर? तो उस कारण से हम शेयर्स को डिस्काउंट पे री इशू कर सकते हैं। तो यहां पे आपको ये बहुत ध्यान से समझना है पॉइंट कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू फॉरफिटेड अमाउंट ऑन शेयर्स। सो वी कैन से मिनिमम री इशू प्राइस, जो मिनिमम री इशू प्राइस है इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर माइनस मैक्सिमम डिस्काउंट, माइनस मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, इस कारण से हमारी कंडीशन ब्रीच नहीं हुई कि हम शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। हम डिस्काउंट पे री इशू कर सकते हैं और उसमें भी कंडीशन क्लॉज डला हुआ है कंपनी की तरफ से कि जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो फॉरफिटेड अमाउंट के इक्वल होगा, ताकि जो टोटल अमाउंट रिसीव्ड करे वो एटलीस्ट पार के बराबर तो हो, पार पे हो या प्रीमियम पे हो। क्लियर? जब हम शेयर्स को री इशू कर देते हैं, जिन शेयर्स को री इशू कर देते हैं, तो जो भी हमारा री इशू करने पे हमें नेट प्रॉफिट होता है डेट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। वह कंपनी के लिए कैपिटल गेन होता है और उस अमाउंट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो हमारी एंट्री क्या हुई? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जितना हमें प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स में माइनस लॉस ऑन री इशू शेयर्स। जब हम शेयर्स को री इशू करते हैं, जो भी इसको माइनस करके डेट अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। और ये शेयर फॉरफिट जो कैपिटल रिजर्व है, दीज आर शोन इन रिजर्व्स एंड सरप्लस। बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड्स में रिजर्व्स एंड सरप्लस में ये अमाउंट आएगा। क्लियर? चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। ध्यान से समझना इस पॉइंट को कि 400 शेयर्स है, 100 रुपीज का और 10 रुपीज का शेयर है, फुल्ली कॉल्ड अप फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। उसने इसमें से कितना अमाउंट पे नहीं किया? उसने ₹2 अमाउंट पे नहीं किया, तो इसका मतलब कितना? ₹8 पे किया है और ₹2 उसने पे नहीं किया। एंड री इशू टू सुनील एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹10 पर शेयर। सबसे पहले अगर हम फॉरफीचर की एंट्री करें तो हमारी एंट्री क्या होगी? चलो मैं यहीं पे समझा देता हूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो। हमारी एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 40 इंटू कॉल्ड अप वैल्यू, फुल्ली कॉल्ड अप है, डेट इज 400 टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितना अमाउंट इसमें से उसने पे कर दिया? उसने ₹8 पे कर दिया इंटू 8 डेट इज इक्वल टू 320 टू कॉल्स इन एरियर। कितना अमाउंट पे नहीं किया? उसने फाइनल कॉल ₹2 की पे नहीं करी, डेट इज ₹80 की पे नहीं करी। क्लियर? फॉरफीचर की एंट्री सबसे पहले। दूसरा, दीज शेयर्स आर री इशूड टू सुनील एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मीन्स ₹10 उसकी वैल्यू है, ₹4.10 पर शेयर। उसने कितने में री इशू किया है? ₹10 में री इशू किया है, यानी ये री इशू किस पे है? पार पे है। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40 इंटू 10
एंड 40 इंटू 10 डेट इज इक्वल टू 400 री इशूड एट पार का केस है। अब हमने ये सारे शेयर्स री इशू कर दिए, तो जो ये अमाउंट है 320 रुपीज़ का डेट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लास्ट में जिन शेयर्स को हम फॉरफिट करने के बाद री इशू करते हैं उस पे होने वाला कैपिटल गेन हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। कितना अमाउंट? 320। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ 320 का, री इशू में हमें कोई लॉस नहीं हुआ, तो हम 320 माइनस 0 यानी सारा का सारा प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये कौन सा केस था? ये केस था री इशूड एट पार। क्लियर? फॉरफिटेड एट पार, री इशूड एट पार। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। ये भी आपके लिए अमाउंट क्या है? फुल्ली कॉल्ड अप है। 500 शेयर्स फॉरफिट करने हैं 10 के, फुल्ली कॉल्ड अप फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। इसमें से उसने ₹2 की फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, ₹2 की फाइनल कॉल पे नहीं करी, तो डेट मीन्स कितना अमाउंट पे कर दिया उसने? उसने ₹6 पर शेयर अमाउंट पे कर दिया। ऑल ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹8 पर शेयर। हमने ये सारे शेयर्स ₹8 फुल्ली पेड अप, उसकी वैल्यू कितनी है? फुल्ली पेड, री इशूड एट ₹8 पर शेयर, यानी जो यहाँ पे पॉइंट है री इशूड एट डिस्काउंट, री इशूड एट डिस्काउंट। ठीक है, ये कंडीशन है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारी एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर। अब देखो 500 शेयर्स हमने पूरा अमाउंट कॉल्ड अप कर लिया ₹10, तो ये कितना हो गया? 5000। उसमें से शेयर होल्डर ने कितना अमाउंट पे किया है? हमें ₹6 पर शेयर पे किया है, ₹3000 उन्होंने पे किया है। और कितना पे नहीं किया? ₹4 उन्होंने पे नहीं किया, डेट मीन्स 2000 उन्होंने पे नहीं किया, तो डेट इज ट्रांसफर टू कॉल्स इन एरिया। क्लियर? अब ये री इशू उन्होंने ₹10 की वैल्यू के शेयर्स को ₹8 में री इशू किया, तो ये क्या हो गया? री इशूड एट डिस्काउंट। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब री इशू में क्या होता है? जो भी लॉस होता है डेट इज ट्रांसफर डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो 500 शेयर्स उन्होंने ₹8 में री इशू करे, मीन्स 4000 में 500 शेयर्स पे हमें ₹2 का डिस्काउंट हमने दिया है, डेट मीन्स 1000 एंड शेयर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय फुल वैल्यू, फुल्ली पेड लिखा है, ₹10 से क्रेडिट कर रहे हैं 5000। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होती है? जब भी हम शेयर्स को री इशू कर देते हैं तो हम अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ था? हमें प्रॉफिट हुआ था ₹3000 का। उसमें से लॉस कितना हुआ? हमें लॉस हुआ ₹1000 का, जो हमने डिस्काउंट दिया। देखो 3000 का प्रॉफिट हुआ, ₹1000 का आपके लिए लॉस हुआ,
तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ आपको? नेट प्रॉफिट हुआ 2000 रुपीज़, डेट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। हमने कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करा 2000 रुपीज़। क्लियर, कंफर्म। एक और क्वेश्चन देखते हैं। डील लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ 10 ईच। हमने कितने शेयर्स फॉरफिट करने हैं? 800 शेयर्स फॉरफिट करने हैं 10 रुपीज़, फुल्ली कॉल्ड अप। ये क्वेश्चन भी फुल्ली कॉल्ड अप का है। ऑन विच होल्डर हैज़ पेड ओनली एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ पर शेयर। इसमें से शेयर होल्डर ने सिर्फ और सिर्फ 3 रुपीज़ पे करे हैं, डेट मीन्स 7 रुपीज़ उसने पे नहीं करे। आउट ऑफ दीज 500 शेयर्स वर री इशूड एट ₹11 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। अब यहाँ पे एक नया क्लोज है, ये एक नया पॉइंट है आपके लिए। सबसे पहले समझते हैं सिंपल सा पॉइंट कि फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, वो तो हमें क्लियर है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब देखो 800 है ऑफ 10 ईच, डेट मीन्स 8000। उसमें से उसने कितना पे किया है? 3 रुपीज़ पे करे हैं, यानी 800 इंटू 3 डेट इज 2400 रुपीज़ इज ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। एंड कॉल्स इन एरियर में जो 7 रुपीज़ उसने पे नहीं करे, 800 इंटू 7 5600। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है? पिछले क्वेश्चन में जितने शेयर्स फॉरफिट करे थे उतने ही, जितने शेयर्स हमने फॉरफिट करे थे उतने ही री इशू करे। बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर केस है व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर्स, व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट री इशूड। हमने सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू नहीं किया। यहाँ पे ये पॉइंट है। हमने कितने री इशू करे हैं? 500 शेयर्स री इशू करे हैं एट ₹11 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। फुल वैल्यू कितनी है? 10 की। री इशू कितने में किया? 11। यानी री इशू प्राइस इज मोर देन पेड अप वैल्यू, दैट मीन्स शेयर्स आर री इशूड एट प्रीमियम। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। हाउ मच? 500 इंटू 11 डेट इज 5500 टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। 500 इंटू 10 5000 टू शेयर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितने का प्रीमियम है? 500 इंटू 1 का प्रीमियम है, डेट इज इक्वल टू 500। इज इट क्लियर? अब हमने क्या सीखा? जो शेयर्स फॉरफिट हो गए उसका अमाउंट हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में। और उसकी एंट्री क्या होती है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें पता है हमने 500 शेयर्स पे कितना अमाउंट फॉरफिट किया था? 3 रुपीज़ पर शेयर फॉरफिट किया था। क्या हमें कोई लॉस हुआ? कोई लॉस नहीं हुआ। तो 1500 रुपीज़ हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर? अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपके 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जो शेयर्स फॉरफिट हो चुके होते हैं और फॉरफिट होने के बाद री इशू हो जाते हैं, उसका अमाउंट हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि आपका बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड्स अंडर द शेयर होल्डर फंड्स में रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर शो होगा। और जो शेयर्स अभी तक री इशू नहीं हुए, कितने शेयर्स यहाँ पे री इशू नहीं हुए?
300 शेयर्स री इशू नहीं हुए, 300 इंटू 3 डेट इज इक्वल टू 900 रुपीज आप शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में बैलेंस रह जाएगा, जो आप सब्सक्राइब्ड कैपिटल में बाय द वे ऑफ एडिशन शो करोगे। तो हमारा मेन कंसेप्ट क्या है? हमारा मेन कंसेप्ट है कि जो शेयर्स फॉरफिट होकर री इशू हो जाते हैं उस पर हम नेट कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं एंड दैट अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और जो शेयर्स अभी तक री इशू नहीं हुए उसका अमाउंट हम बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल के पार्ट में सब्सक्राइब्ड कैपिटल में बाय वे ऑफ एडिशन शो करते हैं। क्लियर? कंफर्म? एक क्वेश्चन और समझते हैं। अब अगर पूरा अमाउंट कॉल्ड अप ना हो, पूरा अमाउंट कॉल्ड अप ना हो, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस करे उस पर हमने सारा अमाउंट कॉल्ड अप किया था, बट यहां पर क्या है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 कॉल्ड अप। हमारे पास कितने शेयर्स हैं? 200 शेयर्स है, 10 रुपीज का शेयर है पर 8 कॉल्ड अप है। इस तरह से आप लिख सकते हो इसको। ऑन विच ही हैज पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ 3 रुपीज पर शेयर। उन्होंने एप्लीकेशन भी पे कर दी और अलॉटमेंट भी पे कर दी, तो इसका मतलब कॉल्स इन एरियर में कितना आ जाएगा? 5 रुपीज। पहले हमेशा आप इस तरह से एक पूरे पॉइंट को ध्यान से समझिए। 10 रुपये का शेयर, 8 पे कॉल्ड अप है, तो यानी 10 को हटा दो, 8 में से 3 पे कर दिए तो 5 कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा। आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर री इशूड। अब यहां पर भी हमने सारे शेयर्स री इशूड नहीं करे, उसमें से 100 शेयर्स री इशू करे हैं एज फुल्ली पेड अप। अब री इशू के टाइम में क्या है? फुल्ली पेड अप, 4 रुपीज 8 पर शेयर, यानी री इशूड एट डिस्काउंट का पॉइंट है। तो आपकी जो फर्स्ट एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना? 200 इंटू 8, 1600 रुपीज। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितना अमाउंट हमने फॉरफिट किया है? 3 रुपीज फॉरफिट किया है, यानी 200 इंटू 6, 2 कॉल्स इन एरियर, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कितना पे नहीं किया? 200 इंटू 5 पे नहीं किया, डेट इज 1000 पे नहीं किया। अब इसमें से हमने कितने शेयर्स री इशू करे हैं? हमने 100 शेयर्स री इशू करे हैं। सबसे पहले देखो, फुल्ली पेड अप है यानी 10 रुपये की वैल्यू है, और री इशू कितने में करा है? 8 रुपीज़ में, यानी री इशूड एट डिस्काउंट। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें से 100 शेयर्स हमने री इशू करे 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, यानी 800, 2 रुपीज़ का हमने इनको डिस्काउंट दिया 200, और शेयर कैपिटल जो आपका क्रेडिट हुआ वो 10 रुपीज़ से क्रेडिट हुआ, डेट इज इक्वल टू 1000। क्लियर? अब यहाँ पर भी हमने सारे शेयर्स री इशू नहीं करे, तो हमारी एंट्री क्या होगी? हमारी एंट्री होगी जो शेयर्स री इशू कर दिए उस पर अमाउंट हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में, टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब देखो 100 शेयर्स पे हमने कितने रुपीज़ फॉरफिट करे थे? 3 रुपीज़, और लॉस कितना है? डिस्काउंट जो हमने दिया है 2 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है, यानी हमें नेट प्रॉफिट पर शेयर कितना हुआ? 1 रुपीज़। तो दिस इज इक्वल टू 100 इंटू 1, हमें जो प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज़। अब ये कैपिटल रिजर्व निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। देखो, अगर यहाँ तो क्वेश्चन सिंपल था, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझे तो यहाँ पे हमें पता है फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर, फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर,
पर शेयर फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, 3 रुपीज़। डिस्काउंट ऑन री इशू, डिस्काउंट ऑन री इशू, री इशू पे हमने डिस्काउंट कितना दिया, 2 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, यानी हमें गेन ऑन री इशू पर शेयर पे जो हमें गेन हुआ वो 1 रुपीज़ हुआ। पहला सिंपल वे, पहला बिल्कुल सिंपल वे। दूसरा वे क्या हो सकता है, हमने 100 रुपीज़ पे 3 रुपीज़ रिसीव्ड करें तो ये फॉरफिट करा, और 100 पे हमने 2 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया तो हमारा 300 माइनस 200 डेट इज इक्वल टू 100। हमारा दूसरा तरीका ये हो सकता है। तीसरा तरीका क्या होता है, तीसरा तरीका होता है प्रोपोर्शनेट वे निकालो। हमें 600 अमाउंट हमने फॉरफिट किया, कितने शेयर्स पे फॉरफिट किया, डिवाइडेड बाय 200, तो ये फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर आ गया इनटू नंबर ऑफ री इशू शेयर्स, तो ये कितना अमाउंट हो गया, 300 माइनस 200 डेट इज इक्वल टू 100 रुपीज़ हमारा कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। बच्चे कह रहे हैं सर ये 3 वे करवाने की क्या ज़रूरत है, एक ही वे से सिंपल वे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा कर सकते हैं, बट आगे चल के जब क्वेश्चंस प्रोराटा बेसिस पे आता है तो कई बार हमें इस तरीके से प्रोपोर्शनेट यूनिटरी मेथड, जो यूनिटरी मेथड हुआ करता था आपका कि 600 अमाउंट जो फॉरफिट किया है 200 शेयर्स पे किया है, तो बताइए 100 शेयर्स पे कितना अमाउंट फॉरफिट किया होगा। छोटी क्लासेस में जैसे टॉपिक करते थे, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट 600 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, तो इससे आ जाएगा फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ री इशू शेयर्स। जब हम क्वेश्चंस को आगे और इलेबोरेट करेंगे, जब हम टफ क्वेश्चंस करेंगे जहां पे शेयर्स वर री इशूड ऑन प्रोराटा बेसिस होगा, तो वहां पे आपका मोस्ट प्रोबेबली ये वाला मेथड जो है सबसे ज़्यादा यूज होगा। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। टॉपिक ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका, बच्चे थक गए होंगे, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो को कम से कम 1 या 2 बार जरूर देखें ताकि आपको सारे कंसेप्ट प्रॉपरली क्लियर हो सके, और इसका प्रॉपर अपना नोट्स का रजिस्टर बना के रखिए ताकि आपको सारे कंसेप्ट जब भी आप रिवाइज करने लगो सारे कंसेप्ट आपके एक जगह हो। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड ऑन प्रीमियम। आज हमने कौन सा पॉइंट करा है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट पार, जो स्टार्टिंग में पार पे इशू हुए थे। नेक्स्ट क्लास में होगा जो शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुए थे तो उनको हम फॉरफिट किस तरीके से करते हैं वो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।